प्रोस्थेटिक्स डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जो हमारे ओरल टिश्यूज़ बेसिकली लॉस हो जाते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। अब वो डेंटल भी मतलब टीथ भी हो सकते हैं, यानी अगर आपके किसी वजह से दांत गिर गए हैं या निकलवा दिए गए हैं किसी वजह से, तो उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। और जो साथ सॉफ्ट टिश्यू लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपको पेशेंट को कोई सिस्ट या ट्यूमर था जिसकी सर्जिकल रिसेक्शन हुई है, साथ में नॉर्मल टिश्यू भी उन्होंने रिमूव किया है, बोन भी रिमूव किया, तो उसके लिए एक स्पेशल आप कहें कि अप्लायंस ऑब्चुरेटर बना के तो आप जो लॉस्ट टिश्यूज़ हैं उनको रिप्लेस करें। तो ये जो सारा लॉस्ट टिश्यूज़ की रिप्लेसमेंट है ये प्रोस्थेटिक्स के अंडर आती है। तो जो बेसिकली इसके गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं कह लें, वो 3 हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि एलिमिनेशन ऑफ द ओरल डिजीज़। तो पहली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर ओरल डिजीज़ हो जिसको प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट देने से पहले एलिमिनेट करना ज़रूरी हो। पॉसिबल है कि सिर्फ उसके किसी वजह से टूथ लॉस हुआ था, तो बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो या ओरल टिश्यूज़ हैं वो ओके हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो अगर तो उसके अंदर डिजीज़ है तो आपने पहले वो एलिमिनेट करनी है। सेकंड फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बाकी स्ट्रक्चर्स आपने बचाने हैं या जो बाकी स्ट्रक्चर्स रह गए हैं उनकी जो हेल्थ है वो प्रिजर्व करनी है। फॉर एग्जांपल दांत जो पड़े हैं उनमें केरीज है तो आप उसको ठीक करेंगे, या सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर जिंजिवाइटिस है या पेरिडोंटाइटिस है तो उसकी अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। और थर्ड है कि रेस्टोरेशन ऑफ द ओरल फंक्शंस, यानी जो आप उसको अप्लायंस देंगे वो उसके जो ओरल फंक्शंस हैं उसको रिस्टोर करे। यानी अगर आप टीथ रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी मैस्टिकेशन ठीक होनी चाहिए, और सॉफ्ट टिश्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो वो उसके लिए मतलब पहनने में कोई स्पीच डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, वैसे उसको वो पहनने के बाद आर्टिकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली आपके 3 जो हैं ये प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। फिर वो रिलेशन बताता है कि आपकी एज और टूथ लॉस का आपस में क्या रिलेशन है। तो वो बेसिकली कहता है कि कुछ दांत ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं और अर्ली एज में गिर जाते हैं, जबकि कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि लेस प्रोन होते हैं और यूजुअली वो लास्ट टीथ होते हैं जो आपके मुंह के अंदर रह जाते हैं। तो हमें पता है कि जो मोलर्स होते हैं उनके ऊपर अक्लूजल पिट्स एंड फिशर्स होती हैं जो केरीज प्रोन होती हैं। तो क्योंकि वो ज़्यादा केरीज प्रोन होते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो मतलब पहले एक्सफोलिएट हो जाएंगे ड्यू टू डिजीज़ प्रोसेस। तो जो हाई रिस्क आपके टीथ हैं वो बताता है कि 6-7 है अपर लोअर, और फिर आपके प्री मोलर्स और अपर एंटीरियर्स आ जाते हैं। जबकि जो लो रिस्क टीथ हैं आपके वो लोअर के एंटीरियर्स और अपर कैनाइन आप कह लें। और वो बताता है कि अगर नॉर्मल आपका एजिंग प्रोसेस चले तो यूजुअली जो लोअर कैनाइन्स होते हैं वो आखिरी दांत होते हैं जो एक्सफोलिएट करते हैं। यानी आप कह लें कि वो एक तो कैनाइन ऑब्वियसली उसकी रूट लेंथ ज़्यादा होती है, सपोर्ट ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि वो लेस प्रोन है टू अदर केरीज एंड डिजीज़ एट्सेट्रा। तो वो जो है वो बेसिकली आपका लास्ट टूथ होता है जो आपके मुंह के अंदर रह जाता है नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। अगर कोई मतलब ऑब्वियसली अलग से बीमारी नहीं है तो, या अलग से उसको कैनाइन को केरीज वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू कैनाइन इज़ द लास्ट टूथ, लोअर कैनाइन। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एनाटॉमिक भी होते हैं, फिजियोलॉजिक भी होते हैं। एनाटॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली ये हैं कि जब तक तो आपकी जो एल्वियोलर बोन है उसके ऊपर आपके टूथ की वजह से प्रेशर पड़ता रहे तो वो उसमें आप कह लें कि रीमॉडलिंग वगैरह होती रहती है और वो अपनी हाइट और विड्थ जो है वो मेंटेन रखती है। लेकिन जैसे ही आपके जो टीथ हैं वो लॉस होते हैं तो उसमें उसके बाद जो फर्स्ट चीज़ देखी जाती है वो ये है कि एक तो आपकी जो रेजिडुअल रिज होती है वो हाइट में भी कम हो जाती है और उसकी विड्थ भी कम हो जाती है। और इसमें जो मैक्सिला और मैंडिबल है दोनों का रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंडिबल में आप देखते हैं वो ये होता है कि एक तो ऑब्वियसली हाइट उसकी कम होती ही है, लेकिन वो थोड़ा सा एंटीरियरली आपकी जो रेजिडुअल रिज है वो मूव करती है, और पीछे से आपकी जो आप कह लें जो रिज है वो वाइड हो जाती है। जबकि मैक्सिला के अंदर ये देखा गया कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वो जो रिजॉर्प्शन का पैटर्न है वो ये है। यानी
मैंडिबल में डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड है और मैक्सिला में अपवर्ड एंड बैकवर्ड है। तो ओवरऑल जो इसके बाद अगर आपका पेशेंट ईडेंचुलस हो गया, सारे दांत उसके गिर गए हैं, तो इवेंचुअली आपकी क्लास 3 रिलेशन जो है वो बनने लग जाता है और क्लास 3 प्रोफाइल बन जाती है अगर ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो ये आपकी बेसिकली थी कि एनाटॉमिकल जो कॉन्सिक्वेंस होगा टूथ लॉस का क्या होगा, यानी आपकी रेजिजुअल रिज जो है वो रिजॉर्व होगी और हाइट भी उसकी कम होगी और विड्थ भी कम होगी। पीछे से मैंडिबल की जो है वो वाइड हो जाएगी विड्थ जो है सारी, और एंटीरियरली वो थोड़ा सा आगे आएगी, मैक्सिला की थोड़ी सी पीछे जाएगी। ओवरऑल क्लास 3 प्रोफाइल में चेंज होता जाएगा। और फिर फिजियोलॉजिक है, तो एक तो जो उसमें ऑब्वियस लॉस है वो ये है कि आपकी जो फिजियोलॉजी यानी फंक्शन बेसिकली आप समझें, टूथ लॉस हो रहा है तो आपका मैस्टिकेशन इफेक्ट होगी, आप इतने अच्छे से तरीके से खाना च्यू नहीं कर सकेंगे और ऑब्वियसली आपको उसमें न्यूट्रिशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये बताता है कि जो आपकी बेसिकली सेंसरी इनपुट जाती है, जिस हवाले से आप च्यूइंग कर रहे होते हैं, जिसके मतलब रिस्पांस में आपका मैंडिबल मूव करता है और च्यूइंग मोशंस होते हैं, उसका जो मेजर इनपुट है या मोस्ट सेंसरी इनपुट है वो आपके पेरिडोंटल मैकेनो रिसेप्टर्स से जाता है। तो जब आपके टूथ लॉस हो जाते हैं, पीडीएल नहीं रहता, तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स नहीं रहते। तो जो मोस्ट सेंसिटिव इनपुट होती है बेसिकली, जिसने आपके बेसिकली जॉस को ड्यूरिंग मैस्टिकेशन प्रॉपर पोजीशन देनी होती है, वो भी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से आफ्टर टूथ लॉस आपके जो आप कह लें च्यूइंग मूवमेंट्स होती हैं वो भी नॉर्मल नहीं रहती। उसके अलावा ऑब्वियसली आपकी जो रिजॉर्प्शन के साथ आपकी रिजॉर्प्शन होती है, उससे जो वर्टिकल डायमेंशन होती है वो लॉस होती है, और फाइनली जो आपकी एस्थेटिक्स होते हैं वो भी यानी आपके इम्पेयर होते हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी उसमें आते हैं।